अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। और आज जुम्मे का मुबारक दिन आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और अपने दिन का आगाज़ हमेशा की तरह एक खूबसूरत सी बात के साथ ही, एक अच्छी सी नसीहत के साथ ही करेंगे। और जनाब हम अपनी ज़िंदगी में ना छोटे अमल और मामूली कोशिश से ना मुआशरे को मेरे ख्याल से एक बेहतर चीज़ बना सकते हैं, बेहतर जगह बना सकते हैं। और ये हमने प्रैक्टिस बना ली है कि हर अच्छा काम हमने किया है और हर बुरे काम का जिम्मेदार कोई दूसरा ठहरता है। या हम बहुत से माशरती पहलू में ना हुकूमत को जिम्मेदार करार दे देते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल है मेरे पास कि हमारा सड़क पर गंद डालना या फिर हम ओवरटेकिंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग, या फिर जो हम वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। और जब खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो दूसरों को गलत करार देने की कोशिश में लग जाते हैं। और हमें मालूम होता है कि गलती हमारी है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम दूसरों से लड़ना शुरू कर देते हैं। एक और मिसाल है मेरे पास कि हम अपने घर का जो कूड़ा है वो गली में आराम से फेंक देते हैं, या चलती गाड़ी से जो भी कुछ खाया पिया होता है उसका कचरा, उसके पैकेट्स जो है आराम से खिड़की खोलते हैं और चलती गाड़ी से उसको बाहर सड़क पे फेंक देते हैं। और अब खुद ये हमें सोचना चाहिए कि क्या ये जो आदत हैं ये माशरती रवैयों के लिए ठीक हैं, क्योंकि ये हरगिज़ ठीक नहीं है। ये हमें बताती हैं कि जनाब हमारी अखलाकियात हमें सिखाई गई हैं कि नहीं सिखाई गई हैं। बेशक हमारे घर में हमें A to Z चीज़ें बताई जाती हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, ये लेकिन हमारे पे डिपेंड कर रहा होता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम अपनी उन आदात का या अपनी उन अखलाकियात का कितना कह लें कि उसको इंश्योर करते हैं, या उस हवाले से देखते हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, क्या ये गलत है और क्या ये ठीक है जो हम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हमने मुआशरे को तब्दील करना है तो सबसे पहले अपनी आदात को तब्दील करने की हमें ज़रूरत है। जब तक हम ख़ुद में तब्दीली लेकर नहीं आएंगे ना, तब तक हमारा मुआशरा ठीक नहीं होगा। और वैसे भी मुआशरा एक फ़र्द से बनता है, और अगर एक फ़र्द मिल जाए और काफ़ी अफराद इकट्ठे हो जाएं और अगर वो अपने आप को ठीक कर लें तो मेरे ख्याल से हमारा मुआशरा जो है ना वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ आपने स्टार्ट करनी हो तो सबसे पहले अपनी ज़ात से, अपनी शख्सियत से उसका स्टार्ट लें, तो वो आगे चलकर ज़रूर आप उसमें कामयाब हो पाएंगे। तो ये आज का पैगाम था। उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन आपका अच्छा गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं और सुबह का टाइम है, और सुबह के टाइम कहते हैं कि जनाब एक्सरसाइज करना या योगा करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आज हम आपको सबसे पहले तो जनाब योगा की तरफ लेकर चलेंगे, और सुलाफ़े नकवी योगा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो आज हमें योगा की कौन सी टिप्स देने वाली हैं। तो सुलाफ़े, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुलाफ़े नकवी और आज हम बात करने वाले हैं किड्स योगा पे, यानी योगा फॉर किड्स। बच्चों के लिए कैसा आप योगा करवा सकते हैं जिसे वो इंजॉय करें, वो उससे बोर ना हो, और साथ ही साथ उनकी कंसंट्रेशन भी अच्छी हो, उनके ग्रेड्स भी अच्छे आते रहे। क्योंकि वो मेंटली अगर सेटिस्फाई रहेंगे या सेटिस्फाइड होंगे तो साथ ही साथ उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन होती चली जाएगी। तो किड्स योगा में सबसे पहले बच्चों से कहें कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। अपने आप को जो भी कोई पॉजिटिव सजेशन वो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं स्टेटमेंट में, या बच्चों से कहें कि अपने लिए कोई भी पॉजिटिव सजेशन लिखें। इसके अलावा योगा क्या परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले उनसे कहें कि आप बन जाएं स्टार। इस तरीके से यहाँ आपने अपने हाथ रखे और ख़ुद को इस तरीके से आपने जहाँ तक जा सकते हैं, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी उनमें है आप वहाँ तक जाएंगे एंड एक्सहेल। लेकिन ये चीज़ आप परफॉर्म करेंगे बहुत स्लो। मैं इसमें बहुत फास्ट गई हूँ, आप बहुत स्लो इसको परफॉर्म करेंगे। और साथ ही दूसरी चीज़ आप क्या करा सकते हैं, इस सेल्फ लव के लिए हम लोग कहते हैं हग योर सेल्फ। इस तरीके से आपने इसको परफॉर्म किया एंड यहाँ पर 5 ब्रेथ्स तक आप रुक सकते हैं, एक्सहेल। इसके अलावा फ्लेमिंगो किस तरह से बनना है आपने,
यहाँ पर आपने अपनी एक लेग को अगर आप रेज नहीं कर पा रहे यहाँ रखेंगे, अदरवाइज अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करने के बाद अपने एक हाथ को इस तरह से रेज कर लेंगे और इसे हम कहते हैं फ्लेमिंगो पोज। आप इस तरीके से बच्चों को इन्जॉय इसलिए करा सकते हैं कि जैसे ही आप पोजेस के नाम लेंगे वो उसको इन्जॉय करना शुरू कर देंगे। आराम से आप इनका स्टांस उनको कहेंगे कि दूसरी लेग पर आप स्विच कर जाओ। 15 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक आप इनको होल्ड करवा सकते हैं। याद रहे कि जो लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, बच्चों के अलावा भी उनकी कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज ये आपकी ज़ात में बैलेंस लेकर आएगा। इसके अलावा की जो एक्सरसाइज होंगी वो होंगी हमारी फ्लोर पर आने के बाद हमें क्या करना होगा। बच्चों के लिए मैंने जिस तरह का कहा कि पोजेस के नाम या जो भी आसन है उनको आप ज़रूर बताएं। आप बैठेंगे, इसे कहते हैं हम काओ फेस पोज। काओ फेस पोज में बैठने के बाद आपने जो हम ईगल पोज में अपने बाजुओं को जिस तरह से रखते हैं, सबसे पहले आपने इस तरह किया और उसके बाद इस तरह से इसको मिला दिया और यहाँ पर उनको स्टे करवाएं। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ एंड एक्सहेल। ये एक्सरसाइज वो बहुत ही फ़न के साथ परफॉर्म करेंगे, बिकॉज जब मैं भी एक्सरसाइज करवा रही होती हूँ किड्स को तो मैं उस चीज़ को ज़ाहिर है खुद भी उनके साथ एंजॉय कर रही होती हूँ, बिकॉज बच्चों को एक चीज़ परफॉर्म कराना बहुत मुझे पता है ट्रिकी है। और किड्स बता रही थी कि किस तरह बच्चों के लिए उन्होंने योगा बताया है कि बच्चे घर में रह के किस तरह योगा कर सकते हैं। सुलाफे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, अपने मंदिरों में जाएं, अपनी मसाजिद में जाएं या किसी और इबादत गाह में, आपका किसी मज़हब, ज़ात पात या अकीदे से ताल्लुक़ हो, कारोबार, ममलिकत का इससे कोई वास्ता नहीं है। और ये बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली में की गई अपनी तकरीर में कहा था। और इस मशहूर ज़माना तकरीर ने लोगों को आज़ादी का एक नया रास्ता दिया था। 11 अगस्त की तकरीर ये हमें बताती है कि जब नई रियासत की तश्कील हो रही थी तो रियासत के बानी के जहन में इसका नक्शा क्या था, वो इसे कैसी रियासत बनाना चाहते थे। कायद-ए-आज़म 7 अगस्त को बम्बई से कराची तशरीफ़ लाए और 10 अगस्त को पाकिस्तान असम्बली का पहला इजलास शुरू हुआ था। और 11 अगस्त को यानी कि आज ही के दिन जहां पाकिस्तान का नया परचम मुतारिफ़ करवाया गया था, वहां कायद-ए-आज़म बिला मुकाबला दस्तूर साज असम्बली के कायदे-ए-वान भी मुंतखब हुए थे। और कायद-ए-आज़म ने इस मौके पर जो तारीख़ी तकरीर की थी, इसके मकासद बहुत बड़े थे, जिनमें पाकिस्तान का क़याम था और इसके लिए पुरअमन जिद्दोजहद करना था। और जो हमें नज़र भी आई, उनकी जिद्दोजहद नज़र आई, और जिसके बाद जनाब आज हम जो है एक अलग ममलिकत में बैठे हुए हैं, सुख का सांस ले रहे हैं। तो आज हमने क्योंकि ये सीरीज़ शुरू की हुई है 14 अगस्त से पहले हम तमाम तर अपनी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम आज जानेंगे कि वाकई पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था, क्या मोटिव था हमारे बानी पाकिस्तान का, और इस तकरीर में जो सारी चीज़ें थी वो हमें क्या सिखाती हैं। इस पर आज हम रोशनी डालेंगे। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सैफुल्लाह साहब हैं, जो कि नज़रिए पाकिस्तान ट्रस्ट से उनका ताल्लुक़ है। सैफुल्लाह साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बस खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। सैफुल्लाह साहब, आज़ादी, जश्न आज़ादी जो कि हम भरपूर अंदाज से मनाते हैं और 2 ही दिन रह गए हैं उसमें, और आज 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म ने एक बहुत ही तारीख़ी तकरीर की थी, और जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको ये हक़ है कि आप एक अलग ममलिकत में रह के किसी भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप वहाँ पर आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2 कौमी नज़रिए पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, इसमें बड़ी बहस होती है, डिबेटेबल ये टॉपिक है। समझ नहीं आता कि ये हिंदुओं ने इब्तदा इसकी की थी या पाकिस्तानियों ने या मुसलमानों ने इसकी इब्तदा की थी। सबसे पहले तो इस पर रोशनी डालिएगा कि ये इब्तदा कहाँ से हुई थी 2 कौमी नज़रिए की। जी, बहुत शुक्रिया। लाहौर न्यूज़ जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में इस खूबसूरत प्रोग्राम का आपने इनेकाद किया है। देखें, 1857 की जंग आज़ादी जब नाकाम हुई है तो उसका सारा मलबा मुसलमानों पर डाल दिया गया जी। 2 कौमी नज़रिया की इब्तदा वहीं से हो गई थी। अच्छा। जब अंग्रेज़ काबज़ हो गया, इस पूरे खित्ते पर बरसगीर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दी गई, तो सारा मलबा सिर्फ मुसलमानों पर इसलिए डाल दिया गया कि बादशाहत इनकी ख़त्म हो रही थी, मरकज़ियत इनकी ख़त्म हो रही थी। इस वजह से इन्होंने बगावत पर यहाँ की दूसरी अक़वाम को उकसाया है। तो ये मलबा डालना ही वहाँ से 2 कौमी नज़रिया का आगाज़ हो चुका था।
सर सैयद अहमद ख़ान इस मैदान में उतरे हैं तो उन्होंने देखा है कि ये फ़र्क बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की कहीं ना कहीं मुफाहमत हो जाए और एक भरपूर कौम यहाँ पर जो हिंदुस्तान की बनकर निकले, लेकिन उर्दू हिंदी तनाज़ा एक ऐसा एक एक्ट हुआ कि जिसकी वजह से हिंदुओं की मुखालफत मुसलमानों के साथ खुलकर सामने आना शुरू हो गई। और वो इतना बड़ा शख्स भी इस बात का कायल हो गया कि दो कौमी नज़रिया अपना वजूद रखता है। जो सबसे पहले कहते थे कि ये दो आंखें हैं इस बरे सगीर की, वही कहना शुरू कर दिया कि ये दो कौमी नज़रिया अब अपनी हकीकत पकड़ना शुरू कर चुका है और ये उन लोगों की वजह से होगा जो अपने आप को तालीमी याफ्ता कहते हैं। उन सब का ताल्लुक हिंदुओं से है। मतलब पहले उनका जो तासुब था वो आया कि हमारी जुबान को पहले पीछे किया जाए, धकेला जाए, फिर हमारे कल्चर पर आए, फिर उन्होंने हमारी तालीम के हवाले से बहुत रुकावटें डाली। मज़हब उनका फिर अपनी मजहबी शनाख्त को कायम करने के लिए, मजहबी शनाख्त अपनी कौमियत को कायम करने के लिए मजहबी शनाख्त आगे जब लेकर आए हैं तो दो कौमी नज़रिया वाज़े होना शुरू हो गया। हिंदुइज़्म जो है वो जितना भी हम जानते हैं, हम आजकल भी देखते हैं, वो जिन जिन चीज़ों की पर उसकी बुनियाद है वो सारी की सारी मुतसादम है मुसलमानों के साथ। तो इब्तदा बुनियादी तौर पर इसकी हिंदुओं और हिंदुओं का वो तालीमी याफ्ता तबका था जो उस वक़्त बरसरे इक़्तिदार आ रहा था और वो उन्हीं की वजह से ये दो कौमी नज़रिया ने जड़ पकड़ी। जब सर सैयद अहमद ख़ान ने भी इस चीज़ के कायल हो गए कि ये फ़र्क अब बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, ये रुकेगा नहीं अब ये फ़र्क, क्योंकि ये मजहबी तौर पर हमारे दरमियान फ़र्क आना शुरू हो गया है। और ये बात उनकी 190 बरस बाद यानी कि 1857 से शुरू हुआ 1947 तक सिर्फ साबित ही नहीं हुई बल्कि उसने पूरी तरह से अपना अमल करके दिखाया। बेशक ऐसी है, लेकिन ये भी बहुत आता है ना हमारे हिस्ट्री में है कि कांग्रेस ऑलरेडी बन चुकी थी और हमारी तो मुस्लिम लीग बहुत बाद में जाके बनी थी, क़याम में आई थी। लेकिन कांग्रेस में उस वक्त जो थे ऑब्वियसली मुसलमान भी मौजूद होंगे, लेकिन हम फिर भी क्यों नहीं उस तरह वो इम्पैक्टफुल हो पाए, कलेक्टिवली आके उस कांग्रेस के ज़रिए भी अपनी जो चीज़ें हैं वो मनवा पाए। जो बात सर सैयद अहमद ख़ान ने की थी कि उनका तालीमी याफ्ता तबका, वही तबका कांग्रेस में शामिल होना शुरू हो गया। बुनियादी तौर पर अगर कांग्रेस के क़याम के मकासद देखें तो वो अंग्रेज़ों की तरफ से ही कायम की गई एक जमात थी कि उन्होंने आते ही एक ऐसा फ़ोरम भी बना दिया कि अगर कोई मुखालफत कहीं से हो तो कम अज़ कम उनकी अपनी दस्तरस में हो। तो कांग्रेस का जो पहला हेड ही कांग्रेस का वो अंग्रेज़ था। सही। और उसके बाद उसमें जितने लोग शामिल होना शुरू हुए वो हिंदुओं का वो तबका शामिल होना शुरू हुआ जो तालीमी याफ्ता था। फिर मुसलमान इसमें भी शामिल हुए हैं, लेकिन वक़्त ने आहिस्ता आहिस्ता साबित किया कि ये हिंदुओं की जमात बनकर रह गई है। अच्छा। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में जो बनी है ये दरअसल कांग्रेस के उन रवैयों की वजह से ही बनी। और फिर जब मुसलमानों की अपनी जमात, और दिलचस्प बात यह है कि अवाम की तरफ से ये जमात एक जो बनी है, इसे कायम करने के लिए उन लोगों ने सोचा जो पावरफुल थे, इक़्तिदार उनके लिए कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुसलमानों की जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में कायम कर दी। लेकिन कांग्रेस में होने के बावजूद भी मुसलमान इतने इक़्तिदार में नहीं थे या पावरफुल नहीं थे उस वक्त। कांग्रेस असल में कांग्रेस बनी थी, सिर्फ एक फोरम बना था, ठीक है, कि अपना लेकिन उसमें मुसलमान भी तो थे ना। मुसलमान जो थे वो मैं बता रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता बाद में 1906 के बाद वो मुस्लिम लीग में शामिल होना शुरू हो गए थे। सबसे बड़ी मिसाल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है। 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए, इससे पहले वो कांग्रेस में भी थे। लेकिन क्या इतनी बड़ी वजह एक हुई कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा जहां दीदा शख्स, पढ़ा लिखा शख्स, पूरी दुनिया के उलूम उसके पास, दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट बरतानिया में बैठकर उसने हर तरह की कार्रवाई देखी हो, वो इस बात का कायल हो गया कि मुसलमानों के साथ फ़र्क रखा जा रहा है और ये कांग्रेस की वजह से रखा जा रहा है। हालांकि उन्हें हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद का दाई कहा जाता था, सफ़ीर कहा जाता था। लखनऊ 1916 में हुआ, उसमें उनको कायदे-आज़म को ये खिताब मिला था हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर हैं ये। तो वो उस जैसा शख्स भी एक वक्त आ गया कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और कर दिया, और करने के बाद इसको हमेशा के लिए खैर बात कह दिया और फिर ताहयात मुस्लिम लीग के होकर रह गए। तो ये इतना बड़ा एक फ़ैसला, उसकी रीज़न यही थी कि हिंदू महासभा नाम की एक जमात जो कि बाद में मिलिटेंट बन गई, उसके साथ गांधी ने इत्तेहाद कर लिया। लेकिन कैसे क्या कहेंगे सैफ साहब के वसाइल कम थे हमारे पास उस सिचुएशन में, मुसलमानों की तादाद भी कम थी जो पढ़े लिखे मुसलमान थे, तो कैसे एक मुत्तहिद हो के एक इतनी अच्छी उन्होंने जो तहरीक चलाई और उसके बाद ये जो हमारी मुस्लिम लीग बन गई, कैसे वो लोग, उनका इत्तेहाद हुआ?
देखें, तहरीक खिलाफत जो पहली जंग अजीम के जी। इख्तिताम पर उसका आगाज़ हुआ कि सल्तनत उस्मानिया को बचा लिया जाए। पूरी दुनिया में मुसलमानों की एक ऐसी वो छतरी थी मुसलमानों के लिए कि जो उनको पनाह देती थी, उनके मफादात का मतलब ये तहफ़्फ़ुज़ 1920 करती का थी। दौर था जो। 1920 का दौर अब ठीक है। शुरू हुआ है। तो तहरीक खिलाफत ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ तमाम मुसलमानों को जमा कर दिया एक जगह पर। ठीक है। वो कि ये इसमें आहिस्ता आहिस्ता गांधी भी शामिल हुए हैं, लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी तादाद अपने एहतजाज की वजह से, तहरीक की वजह से तकरीबन 90% अच्छा वो जेलों में चली गई। जी। और इसकी जो लीडरशिप है, इसकी कमान है, वो गांधी के हाथ में आ गई। और गांधी ने एक वाक़या को जो किसी गांव में हुआ कि इसमें कुछ मुसलमान जल गए, कुछ और भी जो एक वाक़या लोग जल गए, उसको वाक़या को बुनियाद बनाकर तहरीक खिलाफत को अपने तौर पर ख़त्म कर दिया। ये मुसलमानों का इत्तेहाद था जो कि जिस पर सबसे बड़ी ज़र्ब जो है वो गांधी ने लगाई, और ये 1924-25 के नज़दीक के वाक़यात हैं। लेकिन ये जो तहरीक जो आप बता रहे हैं, हिस्ट्री में आता है कि ये हर गली में चली थी, लेकिन इसको बड़े मुनज़्ज़म तरीके से गांधी ने बंद भी करवा दिया था। वो मैंने वो आपको बता दिया कि किस तरह से उसने देखा कि इनकी लीडरशिप जो है, जो इसको लीड कर रही थी, जिनकी वजह से वो मजबूर था, वो सारी जेलों में है। और तशद्दुद का एक उसका सियासी नारा था, अदम तशद्दुद, कि अदम तशद्दुद के ज़रिए हर चीज़ को आगे करना है। और वो उसमें अपने इस सिर्फ फ़िलासफ़ी में कामयाब ज़रूर हुआ है पूरी दुनिया में, अदम तशद्दुद के, अदरवाइज़ अमली तौर पर हर जगह पर वो नाकाम हुआ है गांधी। तो फिर इस तहरीक जब ये नाकाम हो गई, इसको जब गांधी ने बंद करवा दिया, तो उसके बाद फिर हमारे सियासी लीडर्स यहाँ पे ख़ास तौर पर कायद जो थे हमारे, वो किस तरह एक सियासी रहनुमा बनकर, एक लीडर बनकर हमारे सामने आए थे। नेहरू रिपोर्ट का नाम हमने सुना है जी। अपने मुतालिया पाकिस्तान और वैसे भी पढ़ा जाता है। नेहरू रिपोर्ट एक रिपोर्ट थी कि मुसलमानों की या हिंदुस्तान के लोगों की आज़ादी की बात की गई थी। नेहरू रिपोर्ट सारी की सारी ही मेजॉरिटी पर थी कि अक्सरियती को इक़्तिदार दिया जाए, अक्सरियत को शामिल किया जाए इक़्तिदार में। तो अक्सरियत किन की थी? हिंदुओं की। तो नेहरू रिपोर्ट बुनियादी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ अगेंस्ट थी। ठीक है। जिसके जवाब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नकात आए। और 14 नकात बिलाशुबा उनको कहा जा सकता है कि वो तहरीक पाकिस्तान की तरफ एक सफ़र था। ठीक है। 14 नकात में मुसलमानों की नुमाइंदगी, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़, मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी, मुसलमानों को हर जगह पर तहफ़्फ़ुज़ देने की बात जब की गई, तो कायद-ए-आज़म वो बात किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो उस वक़्त मोहम्मद अली जिन्ना थे। और मुसलमानों को जब इस बात का पता चला, पूरे बरसगीर में आहिस्ता ऐसा पता चला कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ की किसी ने बात की है, मुफादात की बात की है, और उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। तो इस तरह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन कहा जाता है कि इस दौरान गोल में कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी होती थी, और उसमें फिर कायद थोड़ा सा मायूस भी हो गए थे। फिर इलामा इकबाल ने फिर उन्हें ख़त लिख के उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें कहा कि नहीं आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। 1930 में जो खुतबा इलाहाबाद हुआ, हाँ जी, उससे पहले ये सिलसिला एक अलहदा रियासत का चलता आ रहा था। मौलाना अब्दुल हलीम शरर का नाम सुना है, उनके मज़ामीन से भी मिलता है। मुर्तज़ा अहमद ख़ान महकश, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये सब 3-4 और लोग भी हैं। इनके ज़रिए ये अलहदा रियासत जो कि सिर्फ मुसलमानों के लिए हो, बाकायदा उसमें बताया भी गया था कि इन इलाकों पर, अक्सरियती मुसलमानों के इलाकों पर ये रियासत कायम कर दी जाए आने वाले वक्त में। बुनियाद उनकी 2 कौमी नज़रिया थी। उसको बेहतरीन फॉर्म जो मिली है वो अल्लामा इकबाल के खुतबा इलाहाबाद में मिली है, जो प्रेजेंट कर दिया गया, और मुसलमानों का एक मौक़िफ़ सामने आ गया कि 2 कौमी नज़रिया अब इस हद तक पहुँच चुका है कि अब एक अलहदा रियासत के ज़रिए ही इस खित्ते में अमन मुमकिन है। तो वो 1930 का दिया हुआ हज़रत अल्लामा इकबाल का खुतबा ही बुनियाद बना तहरीक पाकिस्तान। क्या बात है। उसी खुतबा को लेकर आगे चलते हैं। तो 1934 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिस तरह से आपने कहा, कोई नाराज़गी या मायूसी हुई थी, जी जी। लेकिन वो आए भी हज़रत अल्लामा इकबाल के खतूत और उनके भेजे हुए वफ़द के ज़रिए वापस आए हैं कि आप ही इसकी नुमाइंदगी कर सकते हैं। मेरा फ़लसफ़ा, मेरी शायरी बहुत बड़ी होगी, लेकिन जो सियासी तौर पर इन लोग हमारे मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़, और किसी भी फोरम पर इनके फ़ेस टू फेस बात सिर्फ आप कर सकते हैं। तो ये बात कायद-ए-आज़म को वापस लेकर आई। 1934 में वो मुस्लिम लीग के, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर बने, और फिर 6 साल का अरसा लगा जिसमें छोटे छोटे वाक़यात ऐसे हुए जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान को प्रमोट किया। 23 मार्च 1940 का वक्त जब आता है, जी जी। तो जितनी हमारी पिछली 1857 से लेके 1940 तक की छोटी छोटी तहरीकें थी, वाक़यात थे, वो एक ही नुक्ता पर
ख़त्म हो आके गए खत्म हो गए कि अब सिर्फ और सिर्फ अलग आज़ादी पाकिस्तान, और अलग पाकिस्तान। मुल्क चाहिए हमें। ये क़याम पाकिस्तान का मुतालबा पाकिस्तान ही दरअसल 1923 मार्च 1940 खुतबा इलाहाबाद को लेकर आ गया। इलाहाबाद को लेकर चलता है। अच्छा, दूसरा सर मुझे ये बताइएगा कि तलबा जो थे वहाँ उस वक्त जो पढ़े लिखे नौजवान थे ख़ास तौर पर, उन्होंने किस तरह कायद आज़म की मदद की और उनकी जो वो ढाल बने थे उस वक्त? 1937-38 में नौजवान तलबा कायद आज़म को मिलते थे। मुख्तलिफ़ जगहों पर जब कायद आज़म जाते थे तो उनसे मिलते थे और अपनी खिदमात पेश करना चाहते थे। अच्छा। तो ये कायद आज़म को बात बहुत अच्छी लगी कि इस तबका को शामिल किया जाए। तो कायद आज़म ने उनकी तजवीज़ को पसंद किया और पहली ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन बनी। अच्छा। और वो अब बढ़ती गई आहिस्ता आहिस्ता। 23 मार्च 1940 का जलसा अगर देखा जाए और उसके बैकग्राउंड पस मंज़र देखा जाए, वो सारे का सारा ही मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की कामयाबी उसमें नज़र आती है। वो तकरीबन उनका 60 से 70% किरदार उसमें नज़र आता अच्छा। है। 23 मार्च 1940 जिसमें करारदाद पाकिस्तान मुतालबा पाकिस्तान मंजूर हुआ, वो ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की कामयाबी थी, उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये समझते थे और साथ साथ उनको उनकी पढ़ाई का भी कहते थे, इसको अपने जारी रखना है। तो तारीख़ में आप देखें, हमारे कोई भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि किसी ने ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के लिए काम किया और अपनी क्लासेस उसकी रह गई हों, तालीम रह गई हो। जितने बड़े ज़ुमा बाद में 60s में 70s में मिले हैं जो कि उस वक्त बड़े हो चुके थे, उन सब की तालीम इसी तरह से जारी रही। वो तालीम याफ्ता भी हुए और मुस्लिम लीग के लिए या क़याम पाकिस्तान की तहरीक के लिए काम भी किया उन्होंने। तो ऐसा बड़ा अच्छा एक था कि कायद आज़म का फ़ैसला बहुत अच्छा था। मुस्लिम नौजवानों का उसमें शरीक होना बहुत कामयाब हुआ। मतलब तब भी जो नौजवान थे वो शाना बशाना इस जिद्दोजहद में शामिल थे और आज भी कहा जाता है कि नौजवानों के वो कर सकते हैं, उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, दूसरा कहा जाता है कि उस वक्त लाहौर में कोई सरकारी इमारत थी जहाँ पर ख़वातीन ने झंडा लहराया था, ये क्या वाक़या है? सेक्रेटेरिएट जिस जो कि मरकज़ था हुकूमत का और उनके रियासत जितनी पंजाब की थी उसकी रियासत के अमूर का वो मरकज़ था। सेक्रेटेरिएट पर ज़ाहिर बात है यूनियन जैक बरतानिया का झंडा लगा हुआ था। तहरीक ने जब ज़ोर पकड़ा और 1946 का दिन वो आ रहे थे, अभी चल रहे थे, तो वहाँ पर ये वाक़या हुआ था कि एक नौजवान खातून जिसका ताल्लुक़ एक स्कूल कॉलेज से था, उसने यूनियन जैक को देखा, झंडा उसके हाथ में था। अच्छा। रास्ता बनाया, ऊपर पहुंची और यूनियन जैक जो है यूनियन जैक उतार कर नीचे फेंका, पाकिस्तान का जो मुस्लिम लीग का झंडा था। हाँ। उसको लहरा दिया। ये बहुत बड़ा एजाज़ था एक खातून के लिए और हमारी आज की नौजवान जितनी भी लड़कियां हैं या ख़वातीन हैं उनके लिए एजाज़ है कि वो झंडा लहराने का किरदार भी एक खातून ने ही अंजाम दिया। क्या बात है, मतलब इससे पता चलता है कि अगर आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है, अज़्म है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, फिर आप आज़ादी भी हासिल कर सकते हैं। तो हमारे साथ सैफुल्लाह साहब मौजूद थे, नज़रिए पाकिस्तान ट्रस्ट से इनका ताल्लुक है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप तशरीफ़ लेकर आए और हमारे साथ ये सारी डिस्कशन की है 1857 से लेके 14 अगस्त 1947 तक की जो भी हमारी जिद्दोजहद रही आज़ादी के हवाले से, उस पर हमने रोशनी डालने की कोशिश की है। यहीं पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आंखें इंसानी जिस्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और जिसके पास आंखें ना हो इसकी ज़िंदगी में मुकम्मल अंधेरा होता है। और ये हकीकत है कि दुनिया जहाँ के सारे रंग आंखों से ही देखे जाते हैं, मगर जहाँ इनकी इतनी अहमियत है वहीं इनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मुसलसल स्क्रीन के सामने बैठे रहना आंखों की सेहत पर मनफी असरात रखता है। या कोई कंकर चला गया है, कोई रेत का ज़रा भी अगर आपकी आंख में चला जाए तो वो भी बिनाई में कमी पैदा कर सकता है। नींद की कमी या मुनासिब ग़िज़ाइयत का ख्याल ना रखना भी आंखों से मुतालिक बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके मुतालिक हमें ख़बर तक ही नहीं होती और आंखों के गिर्द इन्फेक्शन की वजह से बार बार दाने निकलना, धुंधलापन या फिर जलन महसूस होना और कभी दिखाई देना भी बंद हो जाता है और कभी दो चीज़ें भी हमें नज़र आ रही होती हैं, तो ये सब भी आंख की बीमारियों में शामिल होता है। तो आज हम इस हवाले से
से बात करेंगे कि आंखों के इन्फेक्शन से किस तरह बचा जा सकता है और ख़ास तौर पर बच्चों में जो आई साइट प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं और किस तरह उन्हें बेहतर किया जा सकता है और कौन कौन से इन्फेक्शंस हो सकते हैं आइज़ के हवाले से, इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शर्मीन शाहिद हैं जो कि विजन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर शर्मीन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर शर्मीन, बच्चों से ही शुरू कर लेते हैं कि उनमें विजन की क्या प्रॉब्लम होती है, तो क्या क्या आई साइट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बच्चों में? अच्छा, अब बच्चों की अगर बात की जाए ना तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वीएन होती क्या है। जी। बच्चों में वीएन डेवलप कैसे होती है। अब हमारी आई एक ऐसा ऑर्गन है जो एज के साथ ग्रो कर रहा होता है। अब जब आपका बच्चे की पैदाइश हुई, अब बच्चों को इसलिए हम हाईलाइट करें कि इसमें मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ये चीज़ है कि बच्चों का डायग्नोसिस बड़ा लेट होता है। अनटिल अनलेस वो स्कूल एज में जाते हैं, कोई टीचर्स की तरफ से कंप्लेन आती है कि बच्चे को वाइट बोर्ड नज़र नहीं आ रहा है, या वो खुद ऑब्जर्व करता है, तब तक काफ़ी हद तक आईसाइट नुकसान हो चुका होता है। ओके। जिस टाइम पे जाके आप उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऐसी चीज़ों पर को मॉनिटर करना चाहिए कि आपके बच्चे का डायग्नोसिस एज अर्ली एज पॉसिबल हो जाए इन केस अगर कोई इशू है। अब इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि वीएन क्या है। वीएन बड़ा ब्यूटीफुल प्रोसेस है अल्लाह पाक की तरफ से, हमारी आइज़ और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन है। आप इसको आम लफ्ज़ों में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कैमरा है, इसको कैमरे की स्क्रीन देख रही है, वो इमेज लेके जा रही है आइज़ को, ठीक है। और जिस तरह के कैमरे की फिल्म पे इमेज बन रही होती है, ऐसे ही हमारी आँख का पर्दा है, उसको पर्दा बिसारत कहते हैं, उस पे जाकर इमेज फोकस हो रही है। अब वो आइज़ से देखने के प्रोसीजर से लेकर ब्रेन पर इमेज बनने तक काफ़ी कॉम्प्लिकेशन अगर कोई आ जाती है, कोई डिस्टर्बेंस आ सकती है, तो आपका वीएन का प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया, आपके आँख के मसले बनना शुरू हो सकते हैं। तो अब इसके लिए ऐसे, अब जैसे बच्चा पैदाइश के टाइम पे उसकी वीएन इतनी ज़्यादा नहीं होती, उसने सिर्फ कह लें कि आपको पता है ब्लिंक रिफ्लेक्स से चीज़ें शुरू होती हैं। थोड़ा सा बड़ा होता है तो माँ के चेहरे को पहचानना शुरू होता है। फिर हमने वो देखा है कि जिधर जिधर उसकी मदर जा रही होती है उधर सर घुमा रहा होता है, हेड टिल्ट कर रहा होता है। अब उस टाइम पे वो अपनी कोऑर्डिनेशन डेवलप कर रहा है। इट मीन्स कि उसकी दुनिया सिर्फ माँ के चेहरे तक है। फिर थोड़ा मज़ीद बड़ा होता है तो वो कहने के फीडर को पहचानना शुरू हो जाता है, उसको ढूंढ रहा होता है, उसको डिटेक्ट कर रहा होता है। अब ये सारे उसके विजुअल माइलस्टोन्स हैं। तो आप ऑब्जर्व करें कि मेरे बच्चे की आई टू हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रही है या नहीं हो रही। एक टाइम आता है कि वो अपने टॉयज़ को पकड़ने की कोशिश करना शुरू कर देता है, वहाँ पे आप देखें। फिर आप, अब एक और चीज़ होती है, उसके बाद फिर एक सर्टन एज पे जब बच्चा 2-3 साल का हो जाता है, उस टाइम पे जाके उसकी डेप्थ परसेप्शन बनती है। उससे पहले 3D वीएन नहीं होती। हमने देखा होगा जब बच्चे शुरू में चलने की कोशिश करते हैं तो वो गिर भी जाते हैं, क्योंकि वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बच्चों को मसला हो रहा होता है, क्योंकि डेप्थ परसेप्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा। तो अपने ये सारे विजुअल माइलस्टोन्स ना देखने हैं। इसमें एक क्रॉलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट विजुअल माइलस्टोन है। अब पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए जिस टाइम पे बच्चा क्रॉलिंग की एज में है कि वो उस टाइम पे हो क्या रहा है, उसकी आई टू हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रही है। अब हम समटाइम्स बड़ा खुश हो रहे होते हैं, हमारे बच्चे ने तो क्रॉलिंग की ही नहीं और डायरेक्ट चलना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी क्रॉलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही। उसी टाइम पे तो वो कोऑर्डिनेशन डेवलप कर रहा है। आई टू हैंड उसकी कोऑर्डिनेशन है, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करे। अगर उस टाइम पे उसकी क्रॉलिंग अच्छी जा रही है तो उसको लाइफ में आगे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी बेहतर हो जाएगी। कुछ लोग बड़े भी हो जाते हैं और वो चीज़ों से टकरा रहे होते हैं, नहीं पता चल रही होती उस टाइम पे उनकी डेवलपमेंट में इशूज़ आ गए। ओके। तो उस एक फैक्टर को देखें। फिर अब जो चीज़ को मैं बेसिकली जिस इशू को हाईलाइट करना चाहूँगी वो है लेज़ी आई। ठीक है। आईज बच्चों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसको एम्ब्लॉपिया भी बोलते हैं। मतलब लेजी पर्सन तो सुना है, लेकिन आज मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ लेजी आईज भी होती है। आईज होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अब वो होती क्यों? अच्छा, अब इंसान लेजी कब होता है? जब आपका ना कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाता है तो आप लेजी हो जाते हैं। ये हमारी कॉमन टर्म है। मुझे पता है मैं काम नहीं करूँगा, मेरे हिस्से का कोई और कर देगा। अब आइज़ में क्या है, आपकी दोनों आइज़ में अगर आपकी एक अच्छी आई है एक बैड आई है, दोनों आइज़ में नंबर्स का डिफरेंस है जी। तो जो बैड आई होगी वो लेजी होके बैठ जाएगी। कोई बात नहीं, दूसरी तो काम चला रही है ना। ओके। तो अब
होता क्या है कि हमारा एक हम इस साइड से इमेज देखते हैं, राइट हाँ, से एक एक लेफ्ट लेफ्ट से से देखते देख रहे हैं। होते हैं। इन दोनों इमेजेस को ब्रेन के लेवल पर जाकर फ्यूजन होती है, ठीक है, और फिर डेप्थ परसेप्शन होती है और हमें चीज़ें तब नज़र आती हैं। अब ये प्रोसेस इतना मिली सेकेंड्स में है, इतनी वो ब्यूटीफुल नेचर है कि हमें लगता है कि हम आंखों से देख रहे हैं, बट एक्चुअली हम ब्रेन की वर्ड से देख रहे होते हैं। अब हुआ क्या, लेजी आई में क्या हुआ, एक आपकी इमेज थी गुड आई से गई, ठीक है, एक बैड आई से गई। अब ब्रेन ने क्या किया, जो बैड आई से गई, ब्लडी इमेज गई, धुंधली पिक्चर गई ना, उसको उस आंख से तो अच्छा नजर नहीं आना था, ब्रेन ने उसको इग्नोर कर दिया। ब्रेन ने अपना काम आसान किया और ब्रेन ने कहा कि तुम इसको लेजी ही रहने दिया, उसको ब्रेन के लेवल पे जाकर वो सुप्रेस हो गई। ठीक है। अब अल्टीमेटली रिजल्ट्स क्या निकले कि एक सर्टेन एज अचीव करने के बाद अगर बच्चा चाहे भी तो उससे नहीं देख सकता, क्योंकि वो ब्रेन के लेवल पर सुप्रेस हो चुकी है। ठीक तो है, उसको हम कहेंगे कि ये लेजी आई ठीक है। अब उसमें लेजी आई का अब मसला क्या आता है, अब जैसे छोटा बच्चा है, अब मैं इसको ना बताना ये चाहूँगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसकी तशखीस कैसे कर सकते हैं। अब उसमें देखें आप बहुत, अभी अगर हम बिल्कुल ही इन्फेंट की बात करें, टोडलर की बात करें, उसमें वो बता तो नहीं सकता कि मुझे इस आंख से अच्छा नज़र आ रहा है, तो आप क्या करें, आप ऑब्जेक्ट टू अक्लूजन मेथड करें। मदर्स को मैं कहूँगी, इंकरेज करूँगी आप। अब इसने मैंने जैसे लेजी आई में बताया कि दोनों आइज़ में डिफरेंस होता है, एक अच्छी आंख है और एक में कम नज़र आ रहा है। आप क्या करें, आप बच्चे की एक आंख पे हाथ रखें और उसको ऑब्जर्व करें कि वो आपका हाथ पीछे हटा रहा है या नहीं हटा रहा। अच्छा, अब अगर तो वो आपका हाथ नहीं हटा रहा, इट मीन्स कि आपने उसको, यही इसी आई को वो यूज़ कर रहा था, आपने उसका कोई व्यू ब्लॉक ही नहीं किया। ओके। तो ये बड़ा कह लें कि ग्रॉस सा मेथड है, कोई बहुत अच्छा मेथड तो नहीं है, लेकिन आप ऑब्जर्व करें, आप पकड़ने की तो कोशिश करें ना कि कहीं आपके बच्चे के इशू तो नहीं है, लेजी आईज का तो प्रॉब्लम नहीं है। इशू नहीं है। अब अगर बच्चा ऑब्जेक्ट कर रहा है, इस आंख के आगे हाथ रखें, अगर वो इसको हटा रहा है तो इट मीन्स कि आपने उसका व्यू ब्लॉक किया, वो देखने की कोशिश करना चाह रहा है। तो क्या ये एक ही आंख में हो सकते हैं, दोनों आईज में? ये दोनों आंखों में भी हो सकता है। दोनों आंखों में भी कुछ ऐसे इश्यूज आ गए हैं ब्रेन के लेवल पर कि दोनों आइज पूरी डेवलप नहीं हुई। ओके। लेकिन ज़्यादातर कॉमनली एम्ब्लॉपिया जो है वो इस कंडीशन के साथ आता है कि एक गुड आई होती है, एक बैड आई होती है। और अगर इसको अर्ली स्टेजेस में अगर इसकी तशखीस नहीं की है, डिटेक्ट नहीं किया है, तो क्या ये रिवर्सेबल प्रोसेस है या इसके बाद इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता? अच्छा, अब जिस तरह से मैं आपसे पहले बात कर रही थी कि बच्चे की वीएन जिस टाइम पे डेवलप हो रही है, उस टाइम पे ब्रेन को मैसेजेस जा रहे हैं। अब इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अर्ली डिटेक्शन हो। अब वंस उसकी वो बाइनोकुलर वीएन बन चुकी है, वो 3D इमेजेस की एज पहुंचा, फिर आप ब्रेन को कहते रहना इससे देखो, ब्रेन ने नहीं देखना, क्योंकि उसको बचपन से एक स्टिमुलस गया ही नहीं वीएन का। तो इसलिए इसको अर्ली एज में बड़ा ज़रूरी है पकड़ना, ठीक है, कि जितनी अर्ली डायग्नोसिस हो ताकि हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें और एक लाइफ टाइम प्रॉब्लम से बचाया जा सके। मतलब कितनी जल्दी हो सकता है इसका डायग्नोज, कितनी अर्ली एज में मदर्स को ये डिटेक्ट करना चाहिए और डॉक्टर्स के पास आना चाहिए? अच्छा, वैसे मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी फील हो रही ना, तो आप अपने बच्चे की एक स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन करवा लें, 7-8 महीने में करा लें, ठीक है, सही। लेकिन जो 1 to 5 years ऑफ एज है ना, ये बहुत सेंसिटिव है, इसमें तो आप मस्ट करा लें, प्री स्कूल एज में करा लें, ठीक है, ठीक है। तो उस, क्योंकि जितनी जल्दी अभी वीएन ने डेवलप हो रही है, उसको हम पकड़ लेंगे, फिर उसका हम इलाज शुरू कर देंगे, तो आपकी बेहतरी का चांस आना शुरू हो जाएगा। वंस वीएन इज डेवलप, रिसर्चेस हुई हैं लेटेस्ट कि किसी भी एज में जाके इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन जितना जल्दी हो जाए वो बेहतर है, उसके रिजल्ट्स और प्रोग्नोसिस ज़्यादा अच्छा आता है एज कम्पेयर टू कि बाद में अगर उसको डायग्नोज किया जाए और उसको ट्रीटमेंट किया जाए। अच्छा, दूसरा, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बच्चों का बढ़ता जा रहा है, क्या उस वजह से भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? हाँ जी, स्क्रीन टाइम अब हम सबकी ही ज़रूरत बन चुका है। अब मैं कहूँ कि उसको आप लाइफ में से निकाल दें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन नो डाउट इसके आइज़ पर इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं बड़े। आप अपनी ऑब्जर्वेशन देखेंगे, जो मेरा बचपन था, आपका बचपन था, उसमें हमारी क्लास में कोई एक आध बच्चा ग्लासेस वाला नज़र आता था हमें, बहुत फैमिली में किसी एक को लगी होती थी, बल्कि हम कजन्स में से जिद किया करते थे उसको ऐनक लगी है, हमें भी लगनी चाहिए।
अब बहुत ज़्यादा हो गया। तो इट मीन्स कि हमने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस इस तरह से हमारे आ गए हैं कि जिसकी वजह से अब आप स्क्रीनिंग कराएं, आपको बहुत बच्चे मिलते हैं ग्लासेस के। उसमें एक फैक्टर है स्क्रीन टाइम का। छोटे छोटे बच्चों ने टैब्स मोबाइल्स पकड़े हैं, हाँ। तो इसका एक्सपोजर आपको एक फोकसिंग के इश्यूज दे सकते हैं। अब Okay. देखिए ना, बच्चा है, उसकी वेन डेवलप हो रही है, आपने उसको लिमिटेड ही इस डिस्टेंस पे कर दिया, ब्रेन को मैसेज ही नहीं गया कि इससे आगे भी देखना है मैंने, तो वो ठीक है। प्रॉब्लम फोकसिंग के इश्यूज आना शुरू हो गए। फिर एक जो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, उससे बल्कि हम सब भी सफ़र कर रहे होते हैं, वो है ड्राई आई। स्क्रीन टाइम से हमें ड्राई आई होना शुरू हो जाती है। ओके। अब वो क्या होता है, जैसे ब्लिंकिंग जो है ना, ये नेचुरल मैकेनिज्म है, आई उतनी दफ़ा वॉश हो रही है। अब ये देखें ना, ऐसे ब्लिंक किया तो वो डेब्रिस पूरा क्लीन हो गया, क्लीन हो गया, वो clean आपको हो गया। क्लियर वो सरफेस आंख हो पे जैसे जाती गाड़ी है, का हाँ। वाइपर लग गया, हाँ। वो क्लीन हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, वी आर सो मच एब्जॉर्ब्ड इन दैट वी एक्चुअली फॉरगेट टू ब्लिंक। आप उसको फोकस करके देखते रहते हैं, कुछ हमारा साइकोलॉजिकली भी कम हो जाता है ब्लिंकिंग रेट, कुछ उसमें से वो रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं स्क्रीन की, उसकी वजह से भी हमारा ब्लिंकिंग रेट रिड्यूस हो जाता है और हमें ड्राई आई कॉज होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो अब ड्राई आइज होने की वजह से और काफ़ी सारी पेचीदगियाँ हैं, जैसे कि आपका आंखों की थकावट। आपने खुद नोटिस किया होगा, सुबह टाइम हम ठीक होते हैं, शाम को आप ऑफिस से उठें तो आप आंखें अपनी ना ऐसे बातें निकल दर्द जाता है। हो रही होती है, आंखों में जलन होना शुरू हो जाती है इस वजह से, हाँ। जी 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 जी। तो सबसे ज़्यादा इस टाइम जो क्लिनिक्स में पेशेंट्स आ रहे हैं ना, वो इस प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं। हेवीनेस ऑफ आइज है, हेडेक है, फिर सोजिश आ जाती है, आपकी लुब्रिकेशन ही सोचे ना आप कम हो गई है तो वो ड्राइनेस कितनी बढ़ जाएगी। तो इसका फिर हल क्या है? इसका हल जो है बड़ा आसान है, बस मैनेज करने की हमें ज़रूरत है। अच्छा। पहली तो ये है कि आप अपना स्क्रीन टाइम कम मैनेज कर दें, करें, ठीक कम है। कर दें, ठीक है। कम अगर नहीं कर सकते तो कम तो कहना मुश्किल है। आप देखें, अब हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आते हैं, बैंकर्स आते हैं, और भी सब लोग, इस तरह का प्रोफेशन ऐसा है जो इजाज़त ही नहीं दे रहा उनको कि वो उसको कम करें। तो गैर ज़रूरी हेयर इस्तेमाल थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है। आप 20-20 का रूल बोलते हैं उसको, आप वो कर सकते हैं। उसमें यह है कि आप एवरी 20 मिनट्स जो है वो स्क्रीन को देख रहे हैं, उसके बाद आप 20 सेकंड्स की ब्रेक लें, ठीक है। और ब्रेक के बाद आप क्या करें, आप जो है दोबारा किसी 20 फीट दूर की चीज़ को देखें, सही, ठीक है, है। ताकि आपके आइज़ को ना थोड़ा सा धोखा मिलता रहे। यू जस्ट कीप ऑन चेंजिंग योर फोकस। करीब देख, अब हम क्या होते हैं, सिस्टम पे करीब देखते रहते हैं, आंख थका लेते हैं हम उससे। तो आप क्या करें, आप अपना 20 सेकंड्स का रेस्ट करें, फिर दूर देखें, फिर दोबारा काम को लग जाए, ठीक ताकि है। वो कीप ऑन चेंजिंग दी फोकस। एक ये चीज़ कर सकते हैं हम। उसके बाद फिर जो है, आप ब्लू फिल्टर है हमारे मोबाइल फ़ोन्स में, वो ऑप्शन होती है, उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती ओके। है। फिर एक और चीज़ है, हमारा इन्वायरमेंट की लाइट और स्क्रीन लाइट मैच होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं मोबाइल देख रही हूँ, लेकिन अब जैसे आपने मेरे पीछे इतनी लाइटें लगा दी तो मेरी तो वो स्क्रीन सही का तरह, हाँ, टाइम और वो इन्वायरमेंट की लाइट मैच मैच नहीं करेगा, हो रही ठीक है। ठीक है। जितनी आपकी बाहर ब्राइट लाइट है, उस तरह से आपकी स्क्रीन लेकिन की बहुत से होगी। लोग हैं ना, वो अपनी ब्राइटनेस को लो करके भी फोन जी, यूज जी, कर जी, रहे जी। होते हैं, हाँ, वो उसकी वजह से भी हो सकता है Exactly, कि वो सारी चीज़ें भी हैं। और आपका अंधेरे में यूज़ नहीं करना आपने। हमारे ट्रेंड के बन चुके हैं, रात को लेटे हैं, मोबाइल हाँ, यूज़ किया, lights कमरे off की हैं लाइट्स और हम ऑफ लोग करी, phone use अंधेरे कर रहे फ़ोन हैं। यूज़ करें, वो ज़्यादा नुकसानदेह है एज़ कम्पेयर टू दैट कि आप रोशनी में, मतलब मैच करके उसके साथ, आप इन्वायरमेंट के साथ अपना मैचिंग होना चाहिए आपका। और आपका पोस्चर बड़ा मैटर करता है। अब देखें, लेट के मोबाइल यूज़ करना, पोस्चर क्या बने होते हैं ठीक है, वो उसको का ज़्यादा नुकसान है एज़ कम्पेयर टू कि आप स्क्रीन सामने अपना स्क्रीन डिस्टेंस सामने रख रखें, के थोड़ा सा एक दूर रख के प्रॉपर आप उसको किया उसका जाए, डिस्टेंस मेंटेन करें, आर्म लेंथ डिस्टेंस मेंटेन करें आप, ठीक है। अब और इसके बाद आपकी छोटी स्क्रीन ज़्यादा नुकसानदेह है। जितना मोबाइल टैब आपका छोटी स्क्रीन पे है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप क्योंकि बड़ी screen आंखों से पे देखें। वो कह लें कि बोझ ज़्यादा बोझ पड़ता है ज़्यादा उसकी पड़ वजह जाता से, है, दबाव और वही ज़्यादा पड़ चीज़ें जाता अगर है। आप स्क्रीन पर सामने टीवी पर लगा के देख रहे हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसमें इतना नुकसान और नहीं है। उसके बाद फिर
लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स मिलते हैं है। आर्टिफिशियल टेयर्स के जी, नाम जी। से। वो उसको इजीली आप- जो अवेलेबल है मार्केट से वो हम लोग अपने हाँ, वो यूज आप कर वो सकते हैं यूज़ कर आइस के सकते लिए। हैं आप। वो आप हस्बे ज़रूरत जो है आप दिन में एक एक कतरा दोनों आंखों में 3 से 4 मरतबा वो आप इस्तेमाल कर लें तो अच्छा, उससे भी दूसरा हेल्प एक होती फंक्शन रहती है। होता है डॉक्टर शर्मीन हमारे मोबाइल में नाइट मोड ऑन कर लेना, जिससे वो लाइट चेंज हो जाती है हमारे पूरे फ़ोन की, क्या उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है? हाँ जी, जैसे ब्लू फिल्टर है, ये हाँ। मोड्स हैं, इससे आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें, लेकिन आप फिर भी कोशिश करें कि मोबाइल में जो कह लें कि रीडिंग और इस तरह की आपने चीज़ें वो नहीं करें। वो नहीं करें। हमने बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ना शुरू किए हैं, वो कहते हैं ना किताबों पूरी से पूरी hard- बुक्स जो है hard अब हमने ई things- बुक्स पे चले गए हुए ई-बुक्स पे हैं। चले, हाँ जी, उससे बेहतर है कि आपके पास फाउंट साइज अच्छा और अपना हाँ सच फाउंट साइज आप मैनेज करें उसके ठीक है। साथ, जिसपे आप इजी फील कर रहे हैं, इजीली जो है आप वो पढ़ सकते पढ़ हैं। सकते हैं। अच्छा, दूसरा कॉन्टैक्ट लेंसेज, उसके हवाले से बताइए, उसके यूजेज के हवाले से किनको यूज़ करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए? अच्छा, कॉन्टेक्ट लेंस। अच्छा, अब पेशेंट्स कॉन्टेक्ट लेंस में सबसे पहले तो इनकी रिफ्रैक्टिव करेक्शन वाले पेशेंट्स आते हैं। आपका पेशेंट एक डायग्नोज हो गया, उसको नज़र का मसला आ चुका है, तो मुझसे पेशेंट्स पूछते हैं कि जी बताएं हम क्या करें, एनक लगाएं या कॉन्टेक्ट लेंस लगाएं। फर्स्ट ऑप्शन तो मैं उनको देती हूँ कि आप ग्लासेस लगाएं ना, बिकॉज ग्लासेस बहुत सेफ़ हैं, कोई परेशानी नहीं है, आराम से आप लगाएं। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जो लगाना भी नहीं चाहते, कुछ की प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, खवातीन की तो वैसे भी कॉस्मेटिक रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, कुछ घरेलू खवातीन हैं जिनकी कह लें कि वैसे भी ज़रूरत होती है। जैसे एक पेशेंट आई, उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा बड़ा छोटा है अभी, तो वो मेरी बार बार ऐनक मेरी खींच देता है, मैं लगा नहीं सकती, तो इस तरीके की यानी कि रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसमें आप कॉन्टेक्ट लेंस लगाएं। अगर आप कॉस्मेटिक पर्पस के लिए भी लगाना चाहते हैं तो आप लगा लें, लेकिन उसकी आपने मेंटेनेंस करनी है। अब उसका तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी असेसमेंट कराएं आई की, ठीक है, डॉक्टर से कराएं, क्लिनिशियन से कराएं। ऐसे ही आपका दिल कर रहा है तो आप जाके मार्केट से कॉन्टेक्ट लेंस ना खरीद लें, पहले आप एक एवेल्यूएशन करा लें कि आपकी आइज़ सूटेबल भी हैं उसके लिए, ठीक है, ओके, ठीक है। उसमें जैसे ड्राई आई है तो नहीं हो रही है आपको, या आपको पहले कोई एलर्जी चल रही है तो उसको रूल आउट हो जाना चाहिए। आपको असेसमेंट करवा लें आप अपनी। और कितनी देर लगाने चाहिए ये कॉन्टैक्ट लेंसेज? इसके जो है ना कॉन्टैक्ट लेंस जो है आप लगाएं, सुबह लगाएं, आप अपना काम करें 6-7 आवर्स तक अपना काम करें, उसके बाद आप उतार दें। जो हमारे ये भी प्रैक्टिस देखने में मिलती है, लगा के सो जाना। हाँ, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग ये, तो वो आप देखें जो हमारी आई है, इसका सामने वाला जो हिस्सा है, ये ब्लैक पोर्शन है, इसमें ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, ठीक है, और एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन आई ले रही है। आपने उसके ऊपर कॉन्टेक्ट लेंस लगा दिया तो टू सम एक्सटेंट आपने ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया ना। हाँ। कुछ कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं गैस परमेएबल भी होते हैं, लेकिन जब आप लगाकर सो जाते हैं फिर क्या हुआ, फिर तो आपने उसको पूरा ब्लॉक कर दिया ऑक्सीजन, तो कितनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। बल्कि मैं इसमें एक मुझे याद आ गया, मेरी एक पेशेंट आई थी, उनकी शादी थी, तो वो आपको पता है इवेंट्स बारात के बड़े लंबे चलते होते हैं, और वो किसी तरह भूल गई कॉन्टेक्ट लेंस ना। और सेकेंड डे उनकी रिसेप्शन थी, वलीमा था, और वो मेरे पास इंतहाई परेशान और फेल्ड आइज और इन सारी चीज़ों के साथ है कि अब मेरा कुछ करें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने हमारे में ये भी तो ट्रेंड है ना कि शादी पे जाके फर्स्ट टाइम कॉन्टेक्ट लेंस लगवा रही होती हैं बच्चियाँ, तो आप एक असेसमेंट अपनी पहले भी करा लें, जहां आप सारी तैयारी आप कर रहे हो अपनी शादी के लिए, जहाँ इतने पैसे आप लगा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा अपनी सेहत के ऊपर भी लगा लें, हाँ। आपने फर्स्ट टाइम वेयर करने होते हैं और आप इतने बड़े इवेंट पे जाके रिस्क लेते हैं जहाँ आप पहले सीख लें ड्रेस की फिटिंग्स में बार बार जाके आप ट्राई कर रही हैं, दुल्हन ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, तो जाके एक दफ़ा पहले आंखें भी चेक करा थोड़ा सा पहले ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो हम आईज़ की प्रॉब्लम्स के हवाले से बात कर रहे थे, बच्चों में क्या हो सकती हैं और बड़ों में क्या हो सकती हैं। एक छोटी सी ब्रेक मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हिंदुस्तान में तहरीक आज़ादी से लेकर क़याम पाकिस्तान तक उलमाए हक़ ने जो किरदार अपना अदा किया वो तारीख़ का एक दरख्शंदा बाब है, और जब भी मादरे वतन को ज़रूरत पड़ी तो उलमा हर मैदान में हमें नज़र आए। और कहा जा सकता है कि जंग आज़ादी में अगर उलमा ना होते तो जंग आज़ादी की सुबह होने में ताख़ीर होती,
और जंग आज़ादी की तारीख नामुकम्मल रह जाती, क्योंकि उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि लोग उल्मा के साथ चलना ज़्यादा पसंद करते थे और आज़ादी के मौके पर उल्मा ने कायद आज़म का भी भरपूर साथ दिया था। यौम जमहूरिया के इस आज़ादी के जश्न में उल्मा के किरदार पर हम रोशनी डालेंगे कि किस तरह उल्मा ने हर मैदान में अपनी कुर्बानियाँ दी, और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि उल्मा का आज़ादी में कितना किरदार था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब मौजूद हैं, मारूफ सीरत स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती जागो लोहार में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को एक रूहानी रियासत कहा जाता है। उल्मा का किरदार, जिस तरह मैंने कहा कि तारीख़ में भी हमें पता चलता है कि उन्होंने आज़ादी की जंग में भी जद्दोजहद की, कितना बड़ा किरदार था और क्या किरदार था उल्मा का? जिसमें रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यौम आज़ादी की इस जश्न में और इस रोशनी में मैं ये समझता हूँ कि उलमाए किराम, उलमा और मशाइख का जो पाकिस्तान बनाने के हवाले से किरदार है, उसके ऊपर बिल एहतमाम अलग से एक नशिस्त करना, ये मैं समझता हूँ कि वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत भी थी। और इसी तनाजुर में हमारी नौजवान नस्ल जो है उस तक ये बात पहुँच पाएगी कि उलमा जो थे बाकी तबकात ज़िंदगी की तरह, जैसे बाकी तमाम शोबाए ज़िंदगी ने इस मुल्क को बनाने के लिए अपना आप पेश किया, अपने वसाइल पेश किए, उलमा तो वो खुशनसीब तबका है जिन्हें बहुत इब्तदाई दिनों से ही, जो आप यूँ कह लें कि जो इस काफ़िले का हरावल दस्ता था और जिन्होंने बहुत लीड किया फ्रंट से इसके ऊपर। आप इनकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जो क़याम पाकिस्तान से पहले इलेक्शन होते हैं, उसके अंदर कैंपेन के दौरान गांधी को उसके अहबाब आके बताते हैं कि हिंदुओं का जो है, क्योंकि सरकारी आशीर्वाद हासिल है, अंग्रेज़ों की तरफ से भी हमें गैर एलानिया जो है वो हिमायत हासिल है, तो हम अपनी कैंपेन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मुसलमान तादाद में कम हैं, अक़लियत में हैं, तो इसलिए उनकी जो कैंपेन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही है। तो लेकिन गांधी उनकी ये बात सुन के कहते हैं कि मैं इस बात के ऊपर मुतमईन इसलिए नहीं हूँ कि इनके पास दो ऐसे मीडियम्स मौजूद हैं जिनके होते हुए इन्हें किसी और इजाफी किसी कैंपेन की ज़रूरत नहीं। और वो कहते हैं कि वो दो मीडियम्स कौन से हैं, एक महराबू मस्जिद जो है वो इनके पास एक मीडियम मौजूद है, और दूसरा खानकाएँ इनके पास मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ हर वक्त लोगों के दिल जुड़े हुए हैं। और वो कहते हैं कि हमें तो महीने में किसी इलाके में एक जलसा करने का मौका मिलता है, हफ्ते में कभी हम एक दफ़ा अपनी बात कर सकते हैं, ये तो एक दिन में 5 मरतबा अपनी मीटिंग कर सकते हैं, और वो जो है वो बात करते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि उलमा और मशाइख का इसको बतौर कैंपेन लेके चलने में किस हद तक अहम किरदार है। और फिर इससे अगर हम इस पाकिस्तान की जो बुनियादी असास है, दो कौमी नज़रिया, एक जुदागाना तशख़्ख़ुस, आज़ाद मुमलिकत का क़याम, इसके हवाले से उलमा का और दीन इस्लाम के साथ पाकिस्तान की तहरीक का जो ताल्लुक़ है, इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हज़रत कायद आज़म अलैहिर्रहमत से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि सारी तहरीक के सफ़र में वो कौन सा एक टर्निंग पॉइंट था, रुझान साज लम्हा था, जब आपको यकीन हो गया कि अब आप अपनी मकसद में कामयाब हो जाएंगे और गोया ये मुमलिकत जो है वो अपना हकीकी वजूद पा लेगी, इस खित्ते के अंदर एक आज़ाद इस्लामी रियासत जो है उसका क़याम यकीनी हो जाएगा। तो कायद आज़म ने कहा कि यकीन तो बहुत बाद की बात है, बरे सग़ीर पाक व हिंद में तो उसी वक्त ही आज़ाद मुमलिकत यानी गोया पाकिस्तान का क़याम जो है वो अमल में आ गया था जिस दिन बरे सग़ीर पाक व हिंद में पहले आदमी ने कलमा पढ़ा था। यानी जब पहला आदमी मुसलमान हुआ था तो उसी वक्त से गोया एक उमंग पैदा हो गई थी। और ये जो कायद आज़म अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा की निस्बत से इस मुल्क का ख्वाब देखा गया, अल्लाह ने उनको मुंतखब फरमाया इस ख्वाब की इज़्ज़त के लिए कि उनकी ज़ुबान से, उनकी फ़िक्र से लोगों तक पाकिस्तान का तसव्वुर पहुँचा, इसलिए हम उन्हें मुसव्वरे पाकिस्तान और अपना मोहसिन समझते हैं। आप ये देखें कि अल्लामा इकबाल का ये जो खुतबा आलाबाद है, उससे बहुत पहले उलमा के यहाँ ये शऊर जो है बहुत पहले से मौजूद था। और हम देखते हैं कि सुन्नी बनारस कॉन्फ्रेंस जो है जो 1897 में हो रही है 1897 के अंदर, वहाँ उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी अलैहिर्रहमा जो हैं वो अपने मुहिब्बीन को इकट्ठा करते हैं और 4 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है। 4 दिन की कॉन्फ्रेंस के अंदर 500 मशाइख जो हैं, सजादगान जो हैं मुख्तलिफ़ खानकाओं के, वो उसके अंदर शरीक होते हैं और 7000 से ज़ायद उलमा का वफ़द जो है वो उसके अंदर शरीक होता है। 4 दिन गौर व गौस होता है और उसके बाद जो करारदाद और मुतालबा पेश किया जाता है वो क्या है कि हमें एक आज़ाद जुदागाना इस्लामी मुमलिकत दरकार है, जहाँ पर हम
कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें, अपनी मंशा के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, और जहाँ पर बसने वाले सारे लोगों को अपने अपने मज़हब के एतबार से, अपने अपने नज़रिए फ़िक्र के एतबार से ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी मौजूद हो। न सिर्फ आज़ादी मौजूद हो बल्कि जो स्टेट है, जो रियासत है, वो उनको उनके लिए सहूलत कार का काम करे, फैसिलिटेशन करे उसके लिए। सो ये मुतालबा हमें नज़र आता है कि फिर 1897 से ये मुसलसल चलता जाता है, 1925 से ये फिर और तकवीत पकड़ता है, और जब 23 मार्च 1940 की करारदाद आती है तो हम देखते हैं कि उलमा जो हैं वो बिल्कुल कायद-ए-आज़म की पुश्त पे आके खड़े हो जाते हैं और उनकी मुकम्मल हिमायत के साथ जो है ना मौजूद होते हैं। एक बहुत गालिब अक्सरियत उलमा की और मशाइख की तो कमो बेश 100% जो अक्सरियत थी वो उनके साथ पीछे आके खड़ी हो गई। डॉक्टर टोइनबी ने अपनी एक बहुत मारूफ हिस्टोरियन उन्होंने लिखा कि जो तहरीक पाकिस्तान थी इसके अंदर बर सगीर पाक व हिंद में कोई शायद ही ऐसी खानका मौजूद हो, कोई ऐसी अल्लाह वालों की दरगाह मौजूद हो जिसके सजादगान वाबस्तगान जो है उन्होंने इसकी हिमायत न की हो। तो इतनी भरपूर हिमायत के साथ, और फिर हम ये देखते हैं कि अल्लामा इकबाल के साथ भी उलमा का एक बड़ा मुस्तकिल राब्ता रहता है, ख़तो किताबत की शक्ल में मुलाकात भी, और ख़ुद कायद-ए-आज़म जिन्हें ज़ाहिरी तौर पर हम देखते हैं कि वो बड़े जदीद आदमी थे, उनका भी उलमा के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहता है। और देखें उसमें खूबसूरती ये थी कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा जो हैं उनके साथ मिला करते थे और मुस्तकिल राब्ते में थे। आप देखें एक बहुत बड़े मकतब की नुमाइंदगी करते हुए जहाँ पर हमें मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी और ज़फ़र उस्मानी दोनों भाई नज़र आते हैं। उनकी ज़िम्मेदारी थी, बाकायदा कायद-ए-आज़म के साथ तय था कि वो वक्तन फ़वक्तन उलमा की उनके साथ मुलाकात करवाते। और उन मुलाकातों में शामिल होने वाले उलमा ने अपने अहवाल में ये बात बयान की कि कायद-ए-आज़म इतनी संजीदगी से इस मुलाकात को लेते कि वो नोटबुक लेख के बैठे उठते, सवालात सुनते, सवालात के जवाबात लेते, उन्हें अपने पास महफूज करते, और अगली नशिस्त जब होती तो उन सवालात जो पिछली मुलाकात में थे उनके ज़ैल में कुछ सवालात भी किया करते दोबारा, यानी उससे पता चलता कि वो मुलाकात बराए मुलाकात ना होती बल्कि कायद-ए-आज़म उनकी गुफ्तगू से बाकायदा रोशनी लेते, रहनुमाई लेते, और फिर अगली मुलाकात तक उसके ऊपर एक थॉट प्रोसेस से गुजरने के बाद नए सवालात जो उनसे करते। और ये सिलसिला जो है वो कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक ये कायम रहा। और हम ये देखते हैं कि जहाँ एक शब्बीर अहमद उस्मानी अलैहिर्रहमा और उनके साथ वाबस्तगान जो थे उनकी नुमाइंदगी वहाँ होती रही, वहाँ पर ही हम देखते हैं कि हमारे यानी उस वक्त के जो बहुत जय्यद आलिम थे सैयद दाऊद गज़नवी और सैयद इस्माइल गज़नवी, उनका भी कायद-ए-आज़म के उसके ऊपर जो पैगाम के ऊपर लब्बैक कहना, और सैयद इस्माइल गज़नवी जो हैं वो उस ज़माने में हरम के अंदर, खाना काबा के अंदर और मस्जिद नबवी के जो आइम्मा किराम हैं उनके उस्ताजुल आइम्मा कहलाते थे। और वहाँ पर इमाम की जिम्मेदारियाँ उनके पास थी, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दे रखी थी। लेकिन जब यहाँ क़याम पाकिस्तान की तहरीक ज़ोर पकड़ती है, मुतालबा ज़ोर पकड़ता है, तो वो जो वहाँ पर उनका आराम का वक्त था वो उसे तर्क करके यहाँ आ जाते हैं और यहाँ एक आम आदमी की तरह गली गली कूचा बाजार जो है वो लोगों को तबलीग करते हैं और उसको दीन के साथ शामिल करते हैं। सूफिया और मशाइख के साथ तो एक बड़ा वालिहाना किस्म का कायद-ए-आज़म का एक ताल्लुक़ था। आप देखें सैयद जमात अली शाह अलैहिर्रहमा जो है उनके साथ कायद-ए-आज़म का बड़ा ख़ास मोहब्बत वाला, एहतराम वाला, अकीदत वाला ताल्लुक़ था। वो जब हज पर गए ना तो उन्होंने वापसी पर कायद-ए-आज़म को 3 तहाइफ भेजे। और उन तहाइफ के शुक्रिया के तौर पर कायद-ए-आज़म ने उन्हें जवाबन एक ख़त लिखा। उस ख़त के मंदरजात से अंदाज़ा होता है कि कायद-ए-आज़म की दिल और दिमाग के अंदर उलमा और बिलखुसूस मशाइख के हवाले से कैसी मोहब्बत पाई जाती थी। कायद-ए-आज़म कहते हैं मैं आपकी भेजी हुई इस मोहब्बत पर, ये जो 3 आपने तहाइफ भेजे इन पर शुक्रगुजार हूँ, और मैं ये समझा हूँ कि जो आपने मुझे पहला तोहफ़ा भेजा है जाए नमाज का, इसका मकसद ये है कि आपने मुझे तवज्जो दिलाई है कि जो आदमी मुसलमानों का लीडर या हुक्मरान बनने जा रहा हो उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जो है वो मजबूत होना चाहिए। गोया आपने मुझे जा नमाज, क्योंकि इस्तारा है अल्लाह की तरफ रुजू करने का, नमाज में अल्लाह के साथ दुआएं करने का, तो मुझे पहला जो आपकी इस तोहफ़ों से जो पैगाम मिला है वो ये है कि जो मुसलमानों का रहनुमा हो उसे आम लोगों की निस्बत ज़्यादा अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, इसलिए आपने मुझे जा नमाज भेजी का। फिर आपने दूसरा मुझे जो है वो एक तस्बीह भेजी है, तो मैं ये समझाऊँ कि तस्बीह का मतलब ये है कि वो शख्स जो मुसलमानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को फैलाना चाहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निज़ाम के मुताबिक उन्हें एक निज़ाम अता करना चाहता है, एक मुमलिकत का क़याम जो है उसे लीड करना चाह रहा है, तो उसका अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुरूद की शक्ल में बड़ा गहरा ताल्लुक़ होना चाहिए। गोया आपने तस्बीह भेज के मुझे ये पैगाम दिया है कि जो आप पर अजीम शान जिम्मेदारी आ रही है उसका तकाजा ये है कि आपका आम लोगों की निस्बत ज़्यादा अपने रसूल के साथ गहरा ताल्लुक़ हो, यानी आप इस तस्बीह की निस्बत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुरूद की शक्ल में ज़्यादा मजबूती के साथ जुड़ जाएँ। और कहा ये जो तीसरा तोहफ़ा आपने मुझे भेजा है, यानी कुरान हकीम का नुस्खा जो भेजा है, इसका मतलब ये है कि आपने ये पैगाम दिया है कि जो मुसलमानों का हुक्मरान है अगर वो दीन के नाम पर
एक मुमलिकत के क़याम के लिए जद्दोजहद कर रहा है और अल्लाह उसे कामयाब कर दे, तो उसे उस मुमलिकत के अंदर अल्लाह के फरमान के मुताबिक, अल्लाह के कानून यानी कुरान हकीम के मुताबिक वहाँ पर जो है ना वो उसका निज़ाम का निफाज करना है, तो वो कुरान हकीम से आगाह होगा, उससे जुड़ा हुआ होगा, उसे जानता होगा, तब वो हकीकी मानों में अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ निज़ाम जो है उसे नाफिज कर सकेगा। तो इससे अंदाज़ा होता है कि कायद-ए-आज़म का अपने ज़माने के उलमा के साथ कैसा गहरा ताल्लुक था, और ख़ुद अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी से हमें अंदाज़ा होता है कि उनका जिस तरह उलमा के साथ था, और न सिर्फ उलमा के साथ बल्कि नौजवान जो दीनी रुझान रखने वाले तलबा थे उनके साथ भी बड़ा आपका गहरा ताल्लुक था। मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी जैसी शख्सियात जो हैं, जो अपने ज़माने के एक बड़े बेबाक और हुर्रियत पसंद शख्सियत थे, जब वो अल्लामा इकबाल की सोबत में आते हैं तो अल्लामा इकबाल उनके अंदर इश्क रसूल की चिंगारी को कई गुना कर देते हैं, और फिर उन्हें ये कहते हैं कि इश्क रसूल का हक़ तो अदा नहीं किया जा सकता, लेकिन बेहतरीन खिदमत ये हो सकती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इज़हार मोहब्बत का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उनके पैगाम को एक रियासत की शक्ल में नाफिज करने में अपनी तमन्नाई सर्फ की जाए। वो मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी जो मियाँ वाली से उनको मिलने के लिए आते हैं, और हम देखते हैं कि इकबाल चंद दिनों में, चंद महीनों में उनके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा कर देते हैं कि फिर वो वहाँ से निकलते हैं और गली गली कूचा कूचा जो है वो लोगों की ज़हन साजी करते हैं, और उन्हें इस पाकिस्तान बनने के हवाले से जो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत के नतीजे में वकूफ़ पजीर होने वाला इस्लामी मुमलिकत थी, उस ख्वाब की तकमील के लिए लोगों की ज़हन साजी करते हैं, और फिर हम देखते हैं जौक दर जौक करिया लोग जो है बाहर निकलते हैं और इस काफिले का हिस्सा बनते हैं। ये तारीख पे थोड़ी सी रोशनी डाली है, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये पाकिस्तान बनने में एक बहुत बड़ी तादाद थी उलमा मशाइख की, और उनकी जिद्दोजहद भी हमें नज़र आती है, जिसने आप बता भी रहे हैं पीर साहब। दूसरा ये कि आज के जो हमारे उलमा कराम हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के हवाले से, इसकी तरक्की में उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, और क्या वो पूरी कर रहे हैं अपनी ज़िम्मेदारी? बहुत बुनियादी और अहम सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो तहरीक आज़ादी की नतीजे में पाकिस्तान बना, और हम आज अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, और हम इसका जश्न भी मना रहे हैं, और शुक्राने को मनाया जाना चाहिए अपने बुज़ुर्गों की, और बिलखुसूस अपने शहदा की याद जो है उसे ताज़ा करना चाहिए। अपनी नौजवान नस्ल को उनकी वो जो कुर्बानियाँ और इस मुल्क को बनाने के लिए इसके बानियान के जो बुनियादी ख्वाब थे, जो मकसदियत थी, जो उसके पीछे उनका एक जज्बा था, उससे अपनी नौजवान नस्ल को यकीनन रोशनास कराना चाहिए। जैसे आज की गुफ्तगू में हमने ये बात समझी कि उलमा जो थे उनका उस ज़माने में बड़ा कलीदी किरदार था, और एक लीडिंग एक जिसे कहते हैं कम्युनिटी के तौर पे उन्होंने पाकिस्तान का पैगाम जो है वो घर घर पहुंचाया। आप देखिए वो इतना मौसर पैगाम कामयाबी कब पाता है, जब तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा जो हैं अपने मसालिक के, अपने नज़रियात, अपने अफकार के दायरे से बाहर निकल कर एक बड़े मकसद के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। और क्या खूबसूरत मामला था, अगर आप उस ज़माने की वक्त कम है वरना मैं अहवाल उसका बयान करता, कि अगर एक मकतबा फ़िक्र जो है वो उसकी मेज़बानी कर रहा है किसी नशिस्त की, तो दूसरे मकतबा फ़िक्र के लोग मेहमान खुसूसी हैं, तीसरे मकतबा फ़िक्र के एक बड़ी तादाद जो है वो सामीन के तौर पर वहाँ आके बैठी हुई है। तो वो जो एक जज्बा था, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे बनाने में एक बहुत अहम किरदार जो है वो उलमा और मशाइख का है। पाकिस्तान को बचाने और इसको मुस्तहकम करने के हवाले से भी इनका एक बहुत कलीदी किरदार हो सकता है। आज भी ज़हन साजी के हवाले से, रुझान साजी के हवाले से एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो उलमा और मशाइख और महराब व मिंबर हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि जैसे उस वक्त उन्होंने अपने बामी इख्तलाफात, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र के दायरे से अपने आप को आज़ाद किया और एक बड़े मकसद के लिए इकट्ठे हो गए। आज पाकिस्तान को मजबूत करने के हवाले से, इसको बचाने के हवाले से फिर वैसे ही जज्बे और मेहनत की ज़रूरत है। तमाम उलमा को और दीनी तबकात को भी और पूरी कौम को अपने अपने दायरे असर में रहते हुए जहाँ जहाँ उनका इन्फ्लुएंस है वो अपने अंदाज में एक दफ़ा फिर उसी तहरीक के जज्बे के साथ जो हमारे अकाबिर का जज्बा था, जो पाकीज़गी, तहारत और इखलास उनके यहाँ मौजूद थी, उसके साथ आज के लोगों को भी जो है वो दोबारा मैदान के अंदर उतरना चाहिए। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग हिजरत करके इस यहाँ आ रहे थे ना इस खित्ते के अंदर, आप तसव्वुर कीजिए कि हिजरत करके आने वाले लोगों का मिशन पता है क्या था? लोग जो मिले उन्होंने ये बताया कि हम, एक शख्स ने अहवाल बताया कि मैं जब हिंदुस्तान से चला था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में गोया उस खित्ते से जब इस तरफ सफ़र किया था, हम घर के 71 लोग थे, 71 पीपल, और हमने वादा, हमारे बुजुर्ग ने हमसे वादा लिया था दादा जान ने कि जब आपने उस सरजमीन पर उतरना है तो वो मुकद्दस सरजमीन है, उस सरजमीन पर बगैर वुज़ू के कदम नहीं रखना। कहते हैं जब यहाँ काफिला हमारा पहुँचा, ट्रेन पहुँची, तो मेरे साथ
मेरे खानवादे के जो मुझ समेत 72 लोग थे ना, 71 के 71 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, 71 लोग शहीद हो गए। मैं इकलौता यहाँ पहुँचा और कहते हैं मेरी आंखें बंद थी, ज़ख्मी था तो लोग करीब आए मेरी मदद करने के लिए, तो कोई मुझे पानी पिलाने लगा तो उन्होंने कहा कि आंखें खोलें, तो कहा कि नहीं, मैंने अपने बुज़ुर्गों के साथ ये वादा करके उस सरज़मीन से इधर हिजरत की थी कि ये मुक़द्दस सरज़मीन जो है इसको बगैर वुज़ू के हमने नहीं देखना। तो कहा मेरा ये जज्बा है कि पहले मुझे पानी पिलाने से भी पहले मुझे वुज़ू कराया जाए ताकि मैं आंखें खोल के बावुज़ू होकर इस सरज़मीन के ऊपर कदम रख सकूं। इस जज्बे से लोगों ने इस मुल्क को बनाया है, उसी जज्बे को दोहराने की ज़रूरत है और इकट्ठा होकर आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत है। हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और जनाब हमने बड़ी ही कुर्बानियाँ देकर ये आज़ाद ममलिकत हासिल की है, तो इसके लिए हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।